जैसा कि आपको पता होगा कि एमसीआरई के एप्लीकेशन फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट नाउ एंड अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस एग्जाम में जरूर जरूर पढ़ के ही जाने हैं एंड उनमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले एम्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। उसमें से 80 क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड 20 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग वगैरह में से आएंगे। टोटल अगर हम फिजियोथेरेपी की सिलेबस की बात करें तो टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर है। अब यहाँ पे जो सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया है कि जो बीपीटी में आपने जो भी पढ़ा है यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट में आपने जो भी पढ़ा है वो सब इसके सिलेबस में इंक्लूडेड है। बट अगर हम अपने बीपीटी के सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड इतने सारे सब्जेक्ट्स इतने कम टाइम में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली जब हम यूजी करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हमने एक बार गो थ्रू तो कर ही रखे हैं, हमने पढ़ ही रखे हैं, तो हम इन सब्जेक्ट से फेमिलियर तो हैं ही। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम बचा है जब हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अब उसके बीच में हम सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ के जाने हैं जहां से हम जो अपने मार्क्स हैं वो अच्छे स्कोर कर सके। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी बातें बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट बताती हूँ एंड फिर उनके टॉपिक्स भी मैं तुम्हें बताती जाऊंगी हाथ की हाथ, ताकि तुम उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना जिससे कि तुम्हें प्रिपरेशन करते टाइम ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इज एनाटॉमी। बिना एनाटॉमी के आप आगे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप इस पेपर के लिए कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो एनाटॉमी है वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको वो बता देती हूँ। एनाटॉमी में आपकी अपर लिम एंड लोअर लिम की कंप्लीट एनाटॉमी, जिसमें आपकी मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपके होल बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली अपर लिम, लोअर लिम, वर्टिब्रेस के जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब ये सारे जॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। किस जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है, कौन सी मसल करवाती है, कौन सी एक्सेसरी मसल है, कौन सी प्राइमरी मसल है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सस एंड लंबोसेक्रल प्लेक्सस, ये सारी एनाटॉमी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड देन कम्स द न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी बहुत घुस के तो आपको नहीं पढ़नी है, बट हाँ आपको अच्छे से इसका एक पूरा आइडिया होना चाहिए कि ट्रैक्स कौन से होते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा पार्ट क्या काम कराता है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एनाटॉमी में ये सारे टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो देन दीज आर मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको एनाटॉमी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। Then comes the next important subject that is physiology. फिजियोलॉजी में आपको नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़नी है। इसके अंदर आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स क्या होता है, ये पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की रेस्पिरेशन क्या होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो होती हैं लंग्स में, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो 4 टॉपिक्स है ना, मेन नर्व, मसल, कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी, ये फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ के चले जाते हो देन इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एमसीआरई एग्जामिनेशन। क्योंकि देखो अगर हम सारा सिलेबस पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम रिवाइज भी करेंगे, हम पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर तुम नोट्स बनाने में और पढ़ने में ही रह जाओगे तो पीवाईक्यूज की और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कब करोगे। तो इस टाइम हमें ये सोचना है कि हम स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करें जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। एंड बायोमैकेनिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि तुम्हें सिंथिया एंड ऑर्किन की जो शुरू के 3 चैप्टर है सिंथिया एंड ऑर्किन के, उस बुक में मिल जाएंगे। तो वो सारे कंसेप्ट तुम्हारे बहुत क्लियर होने चाहिए बायोमैकेनिक्स के। अगर तुम्हारे बायोमैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर तुम जॉइंट वाइज बायोमैकेनिक्स पढ़ने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए जो तुम्हारे शुरू के 3 चैप्टर है सिंथिया एंड ऑर्किन के, उनको अच्छे से स्टडी करना। उसके बाद अगर तुम जॉइंट वाइज बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। बायोमैकेनिक्स में तुम कोशिश करना कि तुम जितनी जो सिंथिया एंड ऑर्किन की बुक है एटलीस्ट उसे अच्छे से पढ़ लो। उसके अलावा तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सिंथिया एंड ऑर्किन, बट उस बुक में तुम्हें सारी ही बातें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें भी मेन जो तुम्हारा आएगा वो वर्टिब्रल कॉलम, शोल्डर, हिप, रिस्ट, एंकल, ये सारे जॉइंट्स हैं, ये मेन जॉइंट्स हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एक्सरसाइज थेरेपी। सो अब हमें ये तो पता है कि एक्सरसाइज थेरेपी इज वन ऑफ द फाउंडेशंस एंड द बिल्डिंग पिलर्स ऑफ आवर ट्रीटमेंट, जो हम रिहैबिलिटेशन देते हैं पेशेंट को। एक्सरसाइज थेरेपी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो तुम स्किप कर सकते हो। एक्सरसाइज थेरेपी तुम्हें होल एंड सोल, जो भी इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, जो भी है तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से कुछ भी तुम्हें स्किप नहीं करना है। पीएनएफ, मोबिलाइजेशन, असिस्टेड एक्सरसाइजेस, पीआरई, सब कुछ तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने टॉपिक्स तुम सोच सकते हो, जितने टॉपिक एक्सरसाइज थेरेपी में इंक्लूडेड है, सब पढ़ने हैं। Then comes the next subject, that is electrotherapy. So electrotherapy again it is the second foundation for our treatment, right? So इसमें भी जो भी सारी modalities हैं वो तुम्हें अच्छे से पढ़ के जानी है। SWD, IFT, अल्ट्रासाउंड, टेंस, क्रायोथेरेपी, हॉट थेरेपी, ये सब तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ भी स्किप तुम्हें नहीं करना है। तो इलेक्ट्रो एंड एक्सरसाइज, इसमें से तुम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। ये सारे ही इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाने ही जाने हैं। देयर शुड बी नो डाउट इन इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज ऑर्थोपेडिक्स। अब ऑर्थोपेडिक्स का यार देखो, अगर ऐसे देखें तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो मेन कंडीशंस हैं वो पढ़नी है, उनका क्लिनिकल पार्ट भी एंड उनका पीटी पार्ट भी। तो यहाँ पे ऑर्थो प्लस पीटी ऑर्थो दोनों सब्जेक्ट्स आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। तो जैसे आपने किसी एक डिजीज का क्लिनिकल पार्ट पढ़ा, तो हाथों हाथ उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी आप उसी टाइम पढ़ लो, ताकि आपके दो सब्जेक्ट एक ही साथ कवर हो जाएंगे, प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर हो जाएगी। तो मेन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ऑर्थो में पढ़ने हैं? दीज आर डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस, जिसमें ओए आ गया, आरए आ गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, लो बैक एक, मेनिस्कस इंजरी, लिगामेंट इंजरी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। इसके अलावा स्पेशल टेस्ट जो हम ऑर्थो में करते हैं, क्लिनिकल टेस्ट जो हम करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ दी डिजीज और दी कंडीशन, वो आपको सारे अच्छे से पढ़ के जाने हैं। जैसे रोटेटर कफ इंजरी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सीटीएस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ये सारे टेस्ट के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए कि कौन सी कंडीशन में हम कौन सा टेस्ट करते हैं। प्लस पीटी मैनेजमेंट भी इन सबका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पे अगेन हम न्यूरो को, क्लिनिकल न्यूरो को एंड पीटी मैनेजमेंट इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स को हम साथ लेके ही पढ़ेंगे। सो इसमें भी जो मेन कंडीशंस आती हैं न्यूरो में, जैसे टीबीआई, एससीआई, एमएस, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी, ये सारे जो चीजें हैं ये हमें अच्छे से पढ़ के जानी है। तो मेन अगर आप ये जो बीमारियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वो अगर पढ़ लोगे तो जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। एंड जो नाम से चीजें यूज होती है, जैसे ब्रनस्टॉर्म की स्टेजेस बता दो, है ना, ISN-CSI स्केल बता दो, SCI के अंदर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, तो इनके जो डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं, जो हम असेसमेंट के टाइम पे स्केल्स यूज करते हैं, स्पेशली न्यूरो, जैसे हम एक GCS का स्केल यूज करते हैं तो उसकी क्या ग्रेडिंग होगी। तो जो मेन स्केल्स हम यूज करते हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंडीशन में हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, प्लस इनके क्लिनिकल फीचर्स एंड द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ दीज कंडीशंस। सो मैं जितनी कंडीशंस आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर आप इन कंडीशंस का भी पीटी मैनेजमेंट प्लस क्लिनिकल फीचर्स प्लस असेसमेंट प्लस डायग्नोसिस, अगर ये भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपके क्वेश्चन पेपर में यही सारे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एंड आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। सो मेक श्योर कि जो भी मैंने आपको अब तक बातें बताई हैं यहाँ पे, उनको आप अच्छे से फॉलो करना। नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजी। से यहाँ पे अगेन हम क्लिनिकल कार्डियो एंड पीटी मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल कंडीशंस, उनको हम कंबाइन करके ही पढ़ेंगे। सो ये जो भी सब्जेक्ट्स है ना, जो क्लिनिकल वाले हैं एंड पीटी वाले हैं, इनको आपको साथ साथ ही पढ़ना है। ऐसा मत करना कि पहले हम सारे क्लिनिकल पढ़ लें उसके बाद हम सारे पीटी पढ़ेंगे। जो बीमारी पढ़ते जा रहे हो, जो कंडीशन पढ़ते जा रहे हो, हाथ की हाथ उसका पीटी मैनेजमेंट पढ़ते जाना, ताकि तुम्हारे लिए जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, प्लस मेमोराइजेशन भी ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हें समझ भी ज्यादा अच्छा आएगा एंड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्लिनिकल केस के साथ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को रिलेट करके ही पूछेंगे, अलग अलग नहीं पूछेंगे, राइट। सो अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है कार्डियो का। सो कार्डियो में आपको मेन चीजें क्या पढ़नी है कि ईसीजी एक तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उसके बाद कार्डियक साइकिल जो कि फिजियोलॉजी में भी आ जाएगी, वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। एंड जो मेन कंडीशन है, जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, एएसडी, हार्ट की जो सर्जरीज हैं, सर्जरीज के बाद का पीटी मैनेजमेंट कैसे होता है, एएसडी, वीएसडी, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। पीटी मैनेजमेंट में स्पायरोमेट्री क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, चेस्ट पीटी में जैसे परकशन, वाइब्रेशन वगैरह हम देते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है कि कौन सी कंडीशन में हम क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, विच इज इंडिकेटेड, किसकी क्या इंडिकेशन है, ये सारा आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है इन कार्डियोलॉजी। ये तो हो गए सारे मेन सब्जेक्ट जिनसे मेजॉरिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से कुछ ही टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। फर्स्ट इज सीबीआर एंड सेकंड इज रिसर्च, राइट। सो सीबीआर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, आपको थोड़ा बहुत एर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ के जाना है, डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ के जाना है, डिसेबिलिटी में भी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी बातें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है।
CBR के अंदर आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है। देन कम्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट विच इज रिसर्च। तो रिसर्च में आपको बेसिक एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, जो अगर आपने यूजी में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, असाइनमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन। तो इनका एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना, ज्यादा डीप में पढ़ने की सीबीआर और रिसर्च वाले सब्जेक्ट को जरूरत नहीं है। तो सिर्फ सुपरफिशियली आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके सीधे 8 या 12 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। तो क्यों ही इस चीज को छोड़ना जब आप सुपरफिशियली पढ़ के जा सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर सारे सब्जेक्ट्स बताए जो हम अब तक कंटिन्यू करके आ रहे थे, उनको आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में टू द पॉइंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ। सो इसलिए थोड़ा सा अगर आप एफर्ट अभी कर लेते हो तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। आपका 27 जुलाई के आसपास जो पेपर की डेट है वो आ चुकी है। सो हो सकता है कि आपका जो एग्जाम टेंटेटिव डेट है, बट हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो उसी टाइम करा दिया जाए, डेट आगे ना बढ़े। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी एंड यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स इन सच अ वे कि इतने थोड़े से टाइम में आप वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ सको, जिनसे आपके जो मार्क्स आने के चांसेस हैं या फिर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो ज्यादा है, बजाय उनके कि आप पूरा सिलेबस लेके बैठो। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठ जाओगे तो आप सिलेबस ही नहीं कवर कर पाओगे एंड एंड में यू विल एंड अप लूजिंग योर सीट इन एम्स, राइट। एंड अगर आप पीवाईक्यूज की एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप जरूर उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मैंने उसके लिए भी बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप जरूर जाके उनमें से पढ़ सकते हो एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो पीवाईक्यूज की एंड एमसीक्यूज की। सो टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।